न्यूज के इलेक्शन हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर देश के सबसे बड़े न्यूज स्टूडियो से सबसे बड़ी कवरेज जी न्यूज लेकर आया है सत्ता का गुलाल। आज महा एग्जिट पोल। महा एग्जिट पोल आप देख रहे हैं, जैसा हम आपको लगातार कह रहे हैं, अपना रिमोट साइड पे रखिए। आज आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चैनल बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर चैनल का एग्जिट पोल हम आपको एक जगह एक ही चैनल पर दिखा रहे हैं और उसके बाद महा एग्जिट पोल भी आपको दिखाएंगे। यानी कि सारे पोल्स का एक पोल अगर आप निकाल लें तो वो पोल क्या कहता है वो भी आपको दिखाएंगे। रूबिका मेरे साथ आ गई हैं, कुछ नए मेहमान भी आए हैं, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उसके पहले जल्दी से कुछ डेटास पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि कुछ आंकड़े और आ गए हैं। नए नए लगातार आंकड़े आ रहे हैं, तस्वीर कैसे अलग अलग दिख रही है। लगता है बत्ती गुल हो गई है इस बड़ी स्क्रीन की। आज पहला दिन है, अभी 3 दिन रहना है हमें इसके साथ, तो मौका आएगा, ऐसा दिक्कत झेलनी पड़ेगी बीच बीच में। लेकिन एक चीज जरूर आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश को लेके जैसा आज के अखबार ने एक अनुमान दिया कि क्लीन स्वीप है, वैसी स्थिति लगती नहीं है। खासतौर पे इंडिया टीवी सी वोटर का एग्जिट पोल 155 से 167 सीटें दे रहा था उत्तर प्रदेश में। ये पंजाब का आंकड़ा आ चुका है। आज तक एक्सिस 62 से 71 सीटें कांग्रेस को दे रहा है, आम आदमी पार्टी को 42 से 51, शिरोमणि अकाली दल और गठबंधन को 4 से 7 सीटें, अन्यों को 2 सीटें दे रहा है। अब जरा दूसरा एग्जिट पोल देखते हैं पंजाब को ही लेके वो क्या कहता है। टुडेज चाणक्य ने अगर पंजाब को लेके एग्जिट पोल किया है, वो क्या कह रहा है उसके आंकड़े पर भी एक बार नजर डालते हैं। कुछ तकनीकी दिक्कत है अगर, तो हम इस पर थोड़ी देर के बाद जा सकते हैं। ये पंजाब की दूसरी तस्वीर, ये न्यूज 24 चाणक्य। 54 सीटें कांग्रेस को, 54 सीटें आम आदमी पार्टी को, 9 सीटें शिरोमणि अकाली दल और उसके गठबंधन को जा रही हैं। पंजाब की 117 सीटों को लेकर एक तीसरा एग्जिट पोल भी आ चुका है। वो तीसरा एग्जिट पोल क्या कहता है उसकी तस्वीर भी एक बार आप जल्दी से देख लीजिए। वो ये वापस पंजाब आज तक और एक्सेस हम पहले दिखा चुके हैं, 117 सीटें पंजाब की। दूसरा चाणक्य का, जिसमें 54 सीटें हैं। जब तक इस तकनीकी खामी को हम दूर करें, हम आपको बता दें हमारे साथ जो नए मेहमान इस वक्त स्टूडियो में आ गए हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। एच.के. दुआ साहब हमारे साथ आ गए हैं, राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है एच.के. दुआ आपका। अक्सर आप उनको जी न्यूज़ पर खास इसी तरीके से कार्यक्रमों में देखते हैं। शैलेंद्र साहब हमारे साथ आ गए हैं स्टूडियो में। स्वागत है शैलेंद्र साहब आपका भी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव रंजन नाग पहले से हमारे साथ हैं, हमने परिचय नहीं कराया था आपका, सवाल आपने ज़रूर पूछ लिया बीच में, तो स्वागत है राजीव रंजन नाग आपका भी। बाकी पैनल इस तरफ का मेरे साथ लगातार वैसे का वैसे। रूबिका यहाँ आ चुकी हैं और साथ ही आपको बता दें रामदत्त त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं लखनऊ स्टूडियो से, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। साथ ही राजनीतिक पार्टियों से कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ हैं। जितेंद्र त्रिपाठी हैं, वो बीएसपी के नेता हैं। शाहनवाज हुसैन हमारे साथ आ गए हैं, वो बीजेपी से हैं। मनोज राय बनारस से इस वक्त हमारे साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। रंजीत रंजन कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ आ गए, पहले समाजवादी पार्टी में थे और आज वो पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ होंगे। अभी तक उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, तो मान के चल रहे हैं कि उनका विश्लेषण जो है वो इंडिपेंडेंट विश्लेषण होगा। आप शाहनवाज से सवाल पूछिए। शाहनवाज हुसैन साहब, ये तो बड़ा 2020 किस्म का खेल हो गया है। देखिए, नंबर का खेल है, ये नंबर गेम है। इसमें कहीं भी आपकी पार्टी को, खासकर उत्तर प्रदेश, अभी कुछ ही देर में हम आंकड़े दिखा देंगे, पंजाब में सूपड़ा साफ हो रहा है। क्या सर आप कहाँ नंबर लॉक कर रहे हैं? चलिए बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं, आप कितनों पर किसे नंबर दे रहे हैं? लॉक कीजिए। देखिए, हमारे लिए उत्साहवर्धक नतीजे आने वाले हैं। एग्जिट पोल है, जहां तक उत्तर प्रदेश में है, कई एग्जिट पोल को हमने देखा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी आप बता रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जिसे बहुमत देती है, एक तरफा बहुमत देती है, तो हम उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाएंगे, उत्तराखंड में भी सरकार बनाएंगे, गोवा में भी बनाएंगे, मणिपुर में भी बनाएंगे। पंजाब में ज़रूर जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वो हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। हमने कोई बहुत दावे भी पहले पंजाब को लेके नहीं किए। पंजाब में हमारी एंटी इनकम्बेंसी पहले से थी और वहाँ पर लड़ाई कांटे की है। ये पहले भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने इसको अपने इंटरव्यू में भी कहा था। लेकिन और जहाँ पर भी हमें खबरें मिल रही हैं वो बहुत अच्छी हैं, उत्साहवर्धक है। हर जगह, पहाड़ से लेकर समुद्र के किनारे तक, गंगा जमुना के किनारे तक, हर जगह कमल ही कमल आपको दिखेगा। बस खेत खलिहान में छोड़ दिया आपने कमल के रंग की होगी, क्योंकि रंग हमारे साथ ही।
नहीं, खेत खलियान में छोड़ दिया आपने। जब नदी और पहाड़ जोड़ दिया तो खेत खलियान तो वहां भी है। नदी से ही तो खलियान भरता है। पंजाब का जिक्र कर रही थी सर मैं। अच्छा, मैं तो आपको नंबर की बात कह रही हूँ ना, नंबर से आप कहाँ पर किसे लॉक कर रहे हैं ये मैं कह रही हूँ। लेकिन अच्छा, मैं आपके पास आऊंगी। रंजीत रंजन भी हमारे साथ बनी हुई है। रंजीत रंजन साहब, क्लीन स्वीप सुबह से ये कहा जा रहा था, खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर। आप क्या कह रही हैं? क्लीन स्वीप होगा, कांटे की टक्कर होगी? किस तरीके से आप देख रही हैं एग्जिट पोल्स को? देखिए, उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत अच्छी तरह से कोई एक पार्टी फुल मेजॉरिटी में या बहुत अच्छे तरीके से आएगी, लेकिन इतना निश्चित है कि जो सिचुएशन क्रिएट हुई और जिस तरह से बीजेपी ने शमशान घाट, कब्रिस्तान और इस तरह के जो बहुत सारी चीज़ें को वहाँ पे किया, बिजली का इशू और डेवलपमेंट को छोड़ के जिस तरह की बातें की है, तो आप रिज़ल्ट देखिएगा। और 2-3 साल से जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो बिल्कुल उल्टा रिज़ल्ट होता है। मैं ये नहीं कह रही कि हम लोग 250 सीटें लेकर आ रहे हैं, लेकिन इतनी श्योरिटी मैं ज़रूर दूंगी कि गवर्नमेंट कांग्रेस और समाजवादी का अलायंस ही बना रहा। एच के दुआ साहब, आपका क्या आकलन है इन सारे एग्जिट पोल्स को लेकर? जो इस वक्त तक आया है उससे जाहिर है कि बीजेपी की क्लीन स्वीप नहीं है। सरकार किसकी बनेगी उसका अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। लेकिन अगर आपकी सीट 72 सीट आती हैं लोकसभा इलेक्शन में, उससे कंपेयर किया जाए तो असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट तो वो स्पिरिट रिफ्लेक्ट नहीं करता। कोई ऐसी वेव है जो बीजेपी के हक में है, इस वक्त तक तो ये जाहिर है। आपको लगता है कि अगर 70 सीटें आई हैं एक इलेक्शन में तो 2.5 साल के बाद वो कंटिन्यू रहेगी और आप क्लीन स्वीप कर जाएंगे, ऐसा कोई पार्टी सोचती भी होगी? स्टेट में ये हुआ है कि रफली 2014 से करीब 15 से 12% वोट शेयर बीजेपी का कम हुआ है। यूपी में बीजेपी का वोट शेयर 24% राइज हुआ था, बाकी जगह 15% हुआ था। तो हम मान भी लें कि 15% कम हो जाएंगे तो भी इनके 20 से 22% है, तो इनके करीब रफली आप समझ लीजिए 35% है। दे विनिंग इट। मेरे हिसाब से तो वो जीत जा रहे हैं। आपका भरोसा है मतलब एग्जिट पोल्स पे? एग्जिट पोल से ज़्यादा आएगा। दे विल गेट ए क्लियर मेजॉरिटी। गौरव भाटिया, अब तो आप समाजवादी पार्टी के साथ भी नहीं हैं और किसी को आपने अभी तक ज्वाइन किया नहीं, तो मान के चल रहे हैं आपका आकलन जो है वो इंडिपेंडेंट आकलन होगा। तो बताइए आपका आकलन क्या कहता है? रोहित जी, मैं जो भी जिम्मेदारी लेता हूं उसको ईमानदारी से निभाने का प्रयास करता हूं और अगर यहां पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे आया हूं तो बिल्कुल कोशिश करूंगा कि दर्शकों को जो ईमानदारी से अपना पक्ष रखूं। मैंने जितना उत्तर प्रदेश के इलेक्शन का अध्ययन किया है तो इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी होगी, नंबर 2 पे समाजवादी पार्टी होगी, 3 पे बहुजन समाज पार्टी होगी। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, ये चुनाव जिस तरह से जो उनके पास साफ छवि का चेहरा था अखिलेश यादव जी में, उसका यूटिलाइजेशन पूरा नहीं हुआ, उनका कार्डर इन्वॉल्व नहीं था और हवा में चुनाव लड़ा गया। और कांग्रेस से जो उन्होंने गठबंधन भी किया तो लाभ कांग्रेस को मिला, समाजवादी पार्टी को नहीं मिला। और इसके कंपैरिजन में अगर भाजपा को देखें तो भाजपा का चुनाव श्री अमित शाह जी देख रहे थे, माइक्रो लेवल पे बहुत बेहतर मैनेज था और उसके अलावा हर फेज में रणनीति बदल रही थी। उनके जो लीडर्स थे, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे कलराज मिश्रा जी हो और हैं, वो लोग एक्टिवली इन्वॉल्व थे। जबकि समाजवादी पार्टी के कहीं ना कहीं कमी रही। मुलायम सिंह यादव जी जैसे जो बड़े नेता थे वो भी प्रचार नहीं कर रहे थे। हो सकता है मेरी आंखें धोखा खा रही हो, आपकी जेब में जो ये रुमाल है ये भगवा रंग का है क्या? अरे रोहित, यही भगवा रंग हर भारतीय का रंग है। ठीक है, बस ठीक है सर, थैंक यू सर। हम यही चर्चा कर रहे थे कि विशफुल थिंकिंग और पॉलिटिकल एनालिसिस, उसमें कितना डिफरेंशिएट कर पाते हैं हमारे पोलस्टर्स। और आपने ये कह के कि भाई हर भारतीय का है भगवा रंग, तो ठीक है, आपने
पर हम जो रोहित, मैं पूछ रहे याद थे वो दिला आपने दूं, बता ये दिया। जो वोट करने गए थे गौरव भाटिया साहब, मुझे याद है जब वोट करने गए थे तभी इसी रंग का आपने जो ये रुमाल है लगाया था, मैं भूल नहीं सकती हूँ। वैसे मैं अगला सवाल उनसे पूछना चाहता था, आपकी अगली पार्टी कौन सी है, पर अब उन्होंने काफी हद तक चीजें इंडिकेट कर दी। आप बोलिए। मुझे कभी कभी थोड़ा सा लगता है, देखिए अभी थोड़ी नैतिकता की भी बात कर रहे थे। अब ये बड़ी समस्या है हमारे राजनीति में कि आप पूरा कैंपेन लड़ाते हैं किसी एक पार्टी का और फिर अचानक उसके बाद में कैसे पैतरा बदलते हैं, कैसे रातों रात बदल जाते हैं। खैर ये इनकी अलग कहानी है। एक मेरे ज़माने में बार बार सवाल आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि पैनलिस्ट के सामने भी रखें और हम सब लोग उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करें कि जितने भी पोल्स हम देख रहे हैं, एग्जिट पोल्स, दुआ साहब खासतौर पर आप जरा सा हमारी मदद करिए कि उसमें कभी बीएसपी है वो 50 पे दिखाई देती है, कभी 80 पे, कभी 85 पे। दूसरी तरफ जो विश्लेषक हैं, जो बीएसपी को समझने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि ये डार्क हॉर्स है, इसलिए कि ये खामोश सी एक ऐसी पार्टी है जो अचानक कुछ भी कर सकती है, गुल खिला सकती है। तो ये अगर बीएसपी बहुजन समाज पार्टी डेसिमेट होती है फर्ज कीजिए या उभर के आती है, तो कौन सी ऐसी पार्टी है, गठबंधन है समाजवादी या दूसरा, या कि कौन इसका फायदा उठाता हुआ नजर आता है? आपकी विशफुल थिंकिंग क्या है, साथ में ये भी बताइए। मेरी विशफुल थिंकिंग, ईमानदारी की बात यह है कि ऐसा लगता है कि बीएसपी जितने ये लोग दिखा रहे हैं शायद उतनी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मुझे ऐसा लगता है एक विश्लेषक की हैसियत से। आप बोलिए निरंजन। मैं ये मानता हूँ कि चूंकि आज हम एग्जिट पोल पे बात कर रहे हैं तो हम लोगों को ये आज की तारीख में इसको सही मानना चाहिए। मोटे पिक्चर अलग अलग जो यूपी के कॉन्टेक्स्ट में निकल के आ रहे हैं कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लेकिन मेजॉरिटी नहीं है, समाजवादी और कांग्रेस नंबर 2 और बीएसपी नंबर 3। ठीक ठाक नंबर हैं, कोई कहता है 60, कोई कहता है 80, लेकिन ठीक ठाक नंबर है। सरकार कैसे बनेगी, किसकी बनेगी? मुझे लगता है कि ये वाकई एक सीरियस एक पॉसिबिलिटी है इतिहास दोहराने की। पुनः बीएसपी को, मायावती जी को भारतीय जनता पार्टी बाहर से सपोर्ट कर सकती है। मुख्यमंत्री मेरे ख्याल से अगर आज के जो नतीजे हैं, मैं कहूँगा कि फेयर चांस मायावती अगली मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की होगी, क्योंकि मोदी जी की नज़र होगी कि 2019 की, 2017 में तो नहीं सरकार बन पाई हमारी, तो बेस्ट ये कि 2019 को कैसे कैपिटलाइज करें हम लोग एक प्रो दलित पोस्चर में, एक काम और उनको काम करना। जितेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। पिछले 1 घंटे में हम बहुत ज़्यादा सवाल भी नहीं ले पाए उनसे, अब है नहीं वो हमारे साथ, रहते तो हम उनसे पूछते कि वो क्या कह रहे हैं। मैं क्या मायावती जी सारा सदमा भूल जाएंगी? गंगा जी से पूछते ना, अच्छा लगा ना आपको जो इन्होंने कहा? कानों को अच्छा लगा होगा जो इन्होंने कहा। क्या डिमोनेटाइजेशन का सदमा भूल जाएंगे? मैं कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, नहीं मैं मना नहीं कर रहा इस बात से। समर्थक हो, इन्होंने ठीक मैंने बात तो उनसे कही। भी कहा आपकी विशफुल थिंकिंग क्या है। मेरी विशफुल थिंकिंग ये है कि मीडिया ने शुरू से बसपा को कम कवरेज दिया है और भाजपा उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है जितना मीडिया ने दिखाया है, क्योंकि ये इस बात का सबूत है जो मोदी जी लगातार 3 दिन तक बनारस और आसपास की गलियों में घूमते रहे और 20 मंत्रियों को लगाया। इसका मतलब भाजपा की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितना वो खुशफहमी में है। वो अंदर की असलियत जानते हैं। और एक और फैक्टर इसमें जो छिपा हुआ है कि भाजपा के उस पूर्वांचल के इलाके में काफ़ी लोग असंतुष्ट, जो अंदर के असंतुष्ट लोग हैं, वो उनका गणित खराब कर सकते हैं। ये मोदी जी को पता चल गया था, इसलिए मोदी जी उसको संभालने के लिए और 2019 को ध्यान में रखकर कि बनारस और इस इलाके में अगर हार गए तो 2019 में क्या होगा, देश जो मुझे एकमात्र नेता के रूप में देख रहा है उसका क्या होगा, इस डर की वजह से लगातार वहाँ घूमते रहे और यही डर उनको नीचे ले जाएगा। आप देखिएगा कि जो वास्तव में आंकड़े आएंगे 11 तारीख को, तब देखिएगा कि भाजपा उतनी मजबूत पार्टी के रूप में नहीं आएगी। शाहनवाज के पास जाना चाह रहे थे लेकिन उनसे संपर्क कटा। अभी निनाद जी आप बोल रहे हैं, कुछ बोलिए। मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। पहली बात कि हम भूल जाते हैं, मैं पहले भी कह रहा था कि जब आप एग्जिट पोल करते हैं वो खर्चीला मामला है, बहुत पैसा लगता है ढंग से एग्जिट पोल करने में, और इतने कम टाइम में इतना खर्चा बहुत कम लोग करते हैं। आई विल टेक ऑल एग्जिट पोल्स विद अ लिटिल बिट ऑफ पिंच ऑफ सॉल्ट, पहली बात। और दूसरी बात जो एक ज़रूरी बात है कि हम वापस उसी मुद्दे पे आते हैं कि अगर 40% वोट मिला था तो क्या अचानक मोदी जी इतने अनपॉपुलर हो गए हैं कि एक ड्रामेटिक डिक्लाइन होगा? मैंने ऐसा कोई एविडेंस देखा नहीं है। एंटी इंक्यूबेंसी को अगर आप ऐड करें तो देयर इज एक्चुअली ए पॉसिबिलिटी कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ भी सकता है। तो ये मेरे को लगता है कि अगर सारे फैक्टर्स देखे जाएं तो एक सिंपल मेजॉरिटी बीजेपी के लिए आना सबसे लाइकली आउटकम
उत्तर प्रदेश ये का हो लाइकली सकता है। आउटकम है, लेकिन एग्जिट पोल जो है इस तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। और जैसा नीलांजन बोल रहे हैं कि आज जब हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं तो मान के चलते हैं कि ये जो है एग्जिट पोल इसके नतीजे हैं। मैं क्विकली बस ये कहूंगा इनके जवाब में, मैं एक बात बताऊं, जैसे विशफुल थिंकिंग वगैरह हम लोग विश्लेषक हैं, मुझे आपकी बात थोड़ी सी ठीक भी लगती है शेख साहब। मैं इसलिए लगती है, देखिए यूपी में ये कहना बड़ा आसान है कि बीजेपी अगर वही विशफुल थिंकिंग है कि हार रही है कि जीत रही है, लेकिन है ये कि बिहार में महागठबंधन था, सब एक साथ थे, जिसमें लालू यादव, नीतीश कुमार, ये जायंट्स हैं, कांग्रेस हैं, सीधी सी बात है, जो भी तथाकथित जो सेक्युलर पार्टियां हैं वो एक साथ। लेकिन यूपी में बहुजन समाज पार्टी का बहुत भारी अस्तित्व है, और खास तौर पे मुसलमानों और दलितों का जो भी गठबंधन निकल कर आ रहा था उसमें बड़ी जान थी, सबसे ज्यादा टिकट उन्होंने मुसलमानों को दिए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, तो है ये कि वहां एक तरह से दो लोगों का मुकाबला था, दो पक्षों का मुकाबला था। लेकिन यूपी में ये जो मुकाबला है थोड़ा बिखरा हुआ है, और शायद इसका फायदा महागठबंधन नहीं है। नहीं, शायद इसका फायदा, मैं आप ही बात कर रहा हूँ, शायद इसका फायदा बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ ज्यादा नजर आता है। एक बार शाहनवाज हुसैन से पूछ ले, हम सब यहाँ बैठे हैं, शाहनवाज हुसैन से पूछ लेते हैं एक बार। शाहनवाज हुसैन से पूछते हैं, गौरव भाटिया भी कुछ कहना चाह रहे हैं। गौरव आ रहा हूँ आपके पास, एक बार शाहनवाज जी से पूछ लेते हैं। शाहनवाज जी, सबकी बातें आप सुन रहे हैं, अच्छा तो लग रहा होगा आज बड़ा कि चलो कम से कम 2 दिन पहले से ही होली मनाने का फील आने लग गया। देखिए, होली की तैयारी है, और मैं ये समझ रहा हूँ कि इस बार होली आज एग्जिट पोल से शुरू होकर होली तक चलने वाली है, क्योंकि पंजाब के अलावा कहीं पर भी ऐसी संभावना नहीं है जहाँ पर हम पीछे हों। और एक ट्रेंड आप समझ लीजिए, आजकल जहाँ भी वोट मिल रहा है जनता एक तरफा वोट कर रही है। हंग असेंबली की जो ये बातें लोग कर रहे हैं वो होने वाला नहीं है। अच्छा शाहनवाज हुसैन साहब, फर्ज कर लीजिए हंग असेंबली हो जाती है, जो मामला दिख रहा है, तो होली में रक्षाबंधन होगा कि नहीं होगा? जो बात अखिलेश यादव कह रहे थे, बुआ से राखी बंधवाएगी बीजेपी के नहीं? देखिए, ऐसा होगा ही नहीं। हम उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जहाँ तक हमने 11 तारीख तक हमने तो उत्तर प्रदेश की रक्षा का वचन दिया है। हम उत्तर प्रदेश की जनता की रक्षा का वचन देके हम चुनाव के मैदान के अंदर हैं, और इसीलिए कोई भी एग्जिट पोल नहीं है जो बीजेपी को पीछे दिखा रहा हो। अगर हम आगे हैं तो सबसे आगे निकलेंगे। एक सेकंड राजीव जी, एक गौरव इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, गौरव इंटरव्यू कर ले, फिर आप सवाल पूछ ले। गौरव बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? मेरी 2 ही टिप्पणियां हैं। पहली ये कि इस चुनाव में हमने देखा, खासकर सेकंड फेज के बाद, कि बीजेपी ने प्रयास किया कि नैरेटिव जो है विकास से बदल के थोड़ा कम्युनल हो जाए, धर्म पे चुनाव हो, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी अपने रास्ते से भटकते हुए उस बेट में फंस गई और बात कम्युनल होने लगी इस चुनाव में, जिसका लाभ पोलराइजेशन का भाजपा को मिला है, क्योंकि जो मुस्लिम वोट था वो बसपा ने काटा। और दूसरी बात जो आपने रक्षाबंधन की करी, अगर भाजपा राखी पीडीपी से बंधवा सकती है तो कहीं से भी राखी बांध सकती है। अगर शॉर्ट हुए मेजॉरिटी के, तो हो सकता है कि वो राखी बंधवा ले या बांध दे। रंजीत रंजन बोलिए। एक रंजीत रंजन एक कमेंट करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी, मैं उनका भी सुन रही थी कि एक तो लोकसभा और स्टेट के जो चुनाव होते हैं बहुत डिफरेंस होते हैं। 2014 में जो मोदी जी की पॉपुलैरिटी थी वो सेंट्रल इलेक्शन के लिए थी, एंटी कांग्रेस कैंपेन चल रही थी, और अब विधानसभा के चुनाव है जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज रहती है कि हमारा लीडर कौन होगा, जो लीडर आपने उत्तर प्रदेश में भी नहीं दिया। बीएमसी और उड़ीसा में आपको लगता है क्या कि देवेंद्र फडणवीस और उड़ीसा के किसी लीडर के नाम पे वोट मिले इनको? ये तो वहां भी मोदी जी करते हैं ना। आगे आप रिजल्ट देखिएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार लीडर को देख के वोटिंग करता है, खासकर स्टेट पॉलिटिक्स में। जहां तक पंजाब का सवाल है तो वहां ये क्लियर कट ये बात तो तय है कि अकाली दल और बीजेपी की जो अलायंस है वो नहीं आ रहा है। बिल्कुल मैं कहूंगी कि 6 या 7 सीट से भी अगर सरकार बनेगी तो वहां कांग्रेस की बन रही। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में आप जितना भी कह ले, जो पोलराइजेशन और जिस तरह की स्टेटमेंट वो जो कह रहे थे ना कि अखिलेश भटक गए, मैं कहूंगी कि अखिलेश से सदी हुई स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है
ये तो आपको इलेक्शन का रिजल्ट बताएगा कि आखिर जो चीजें इन्होंने बिहार में की थी और वही गलतियां इन्होंने दोबारा यूपी में की है, जिसका भुगतान बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक चीज, त्रिपाठी जी हमारे साथ बहुत लंबे समय तक पूरे चुनाव प्रचार और 7 चरणों की वोटिंग के दौरान रहे। रामदत्त त्रिपाठी जी बीबीसी के साथ जुड़े रहे 2 दशक तक लखनऊ ब्यूरो में, खासतौर पे ब्यूरो चीफ के तौर पे, और 1.5 घंटे में त्रिपाठी जी सबकी बातें सुन रहे थे। और माफी चाहता हूँ त्रिपाठी जी, मैं सवाल ले नहीं पाया आपसे बीच में। रंजीत रंजन जो कह रही हैं कि यूपी बिहार नेता को देख के वोट देता है, हमारे यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे हैं उनमें बहुत लोगों ने सहमति में सिर हिलाया उस बात को लेके। आपको भी लगता है कि वाकई बीजेपी को इस चीज का नुकसान होगा कि वो उत्तर प्रदेश में मोदी जी के नाम पर थे और उनके पास अपना कोई चेहरा नहीं था? मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर का फेस न होने का कोई बहुत नुकसान बीजेपी को नहीं होगा, क्योंकि सारी जिम्मेदारी मोदी जी खुद उठा रहे हैं कि आप वोट दीजिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। तो ये उनकी स्ट्रेटजी थी और सिर्फ इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि चुनाव में कोई नुकसान होगा। हो सकता है क्योंकि उनके यहाँ दावेदार भी बहुत हैं, और अगर वो किसी एक को प्रोजेक्ट करते, योगी जी को, राजनाथ जी को, कलराज मिश्रा को या महेश शर्मा को, जितने भी नाम आ रहे हैं, मनोज सिन्हा को, तो हो सकता है कि वो बात ना आती जो, चूँकि सबसे सर्वमान्य नेता उनके पास कोई है नहीं मोदी जी के अलावा, तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे लगता है ये नुकसान के और कारण हो सकते हैं, इससे नहीं नुकसान होगा।